अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल आप लोगों का यानी 9 तारीख को आप लोगों का उर्दू का पेपर है, तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आखिर सयाक़ो सबाक़ क्या होता है और इसको मैं कैसे बनाऊँ। तो देखिए, मैं कुछ सवालात में कुछ गेस करने वाला हूँ, आप ज़रूर देखना और ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखो, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में आपको सयाक़ो सबाक़ से अगर सवालात आ जाए तो बनाना है। बस आप देख लें, इंशाअल्लाह आप बना लोगे। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सयाक़ व सबाक़, इसमें सयाक़ और एक होता है सबाक़। सयाक़ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तसलसल, रब्त यानी जुड़ाव यानी कनेक्शन। और सबाक़ तो आप जानते ही हैं कि सबक़ की जमा असबाक़ और उसी से बना है सबाक़। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, सयाक़ व सबाक़ का मतलब नस्र की तशरीह, यानी इसमें जो है ना इक़्तिबास के आगे पीछे की बातों को शामिल करना होता है। यानी वो जो इक़्तिबास आपको देगा उसमें आगे और पीछे की बातों को शामिल करना होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सयाक़ व सबाक़। तो देखिए, हम कुछ क्वेश्चन गेस करने जा रहे हैं, ये आप ज़रूर पढ़ना, हो सकता है ये इंशाअल्लाह ज़रूर पूछ दे एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए, मैंने क्या क्या गेस किया है। सबसे पहले मैंने एक इक़्तिबास लिया है, वो है दर्जे ज़ैल इक़्तिबास का सयाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। इंशाइया की इम्तियाज़ी खुसूसियत यह है कि इसमें मौजू की मरकज़ियत तो कायम रहती है, लेकिन इस मरकज़ियत का सहारा लेकर बहुत सी ऐसी बातें भी कह दी जाती है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं। तो ये आपको इक़्तिबास हो सकता है दे दे। तो इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत है, इससे आपको मालूम चल गया होगा कि अच्छा ये जो है कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि ये जो इक़्तिबास है ये कहाँ से लिया गया है। तो इंशाइया से आपको मालूम चला ना, इंशाइया क्या है जो वज़ीर आगा का आपको पढ़ना है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिख देना है पेशे नज़र इक़्तिबास या दर्जे बाला इक़्तिबास। दर्जे बाला इक़्तिबास यानी ऊपर में जो इक़्तिबास दिया गया है वो। तो अब जो समझ में आए, पेशे नज़र इक़्तिबास या दर्जे बाला इक़्तिबास मेरे नसाब यानी हमारे किताब में शामिल मारूफ नाक़िद और इंशाइया निगार, ये है ना मारूफ नाक़िद और नक़ाद जो कहते हैं। तो मारूफ नाक़िद और इंशाइया निगार वज़ीर आगा के मज़मून इंशाइया क्या है से लिया गया है। तो ये आप लिख देंगे उसके बारे में शुरू में, यानी ये जो जहाँ से लिया रहेगा, जिस सबक से लिया गया उस सबक का नाम और ये उस सबक को किसने लिखा है उसका नाम आप लिख देना। उसके बाद आगे जो ये जो दिया गया है इक़्तिबास, इसके बारे में आगे और पीछे की बात लिख देना, बस इतना ही लिखना है। तो देखिए, इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि ये दिया गया था, तो इसमें क्या लिखना है, पेशे नज़र इक़्तिबास में मज़मून निगार, जिसे इंशाइया निगार भी कह लें। इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि इसमें मौजू की मरकज़ियत को कायम रखते हुए और इस मरकज़ियत का सहारा लेकर बहुत सी बातें ऐसी कहा जाता है जिसका नफ्स मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता। देखिए, इसी के आगे पीछे की बात कह दी ना मैंने। मतलब यह कि इंशाइया निगार इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत पर कायम रहते हुए भी बहुत सी बातों को बयान कर सकता है। तो अब देखिए, इसके आगे पीछे जो था, तो मैंने पेशे नज़र इक़्तिबास मेरे नसाब में शामिल मारूफ नाक़िद और इंशाइया निगार वज़ीर आगा के मज़मून इंशाइया क्या है से लिया गया है। तो ये मैंने आगे और पीछे, आगे ये लिख दिया, उसके बाद बीच में इसको डाल दिया और इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में लिख दिया। तो यही चीज़ आपको करना है। एक और मैंने इक़्तिबास लिया है, वो देखिए क्या है, क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे। बेशक तुझमें सब ताकतें खुदा ने रखी हैं, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो ये पढ़ने के बाद आपको ज़रूर याद हुआ होगा कि अच्छा ये सब जो है इक़्तिबास, इसके बारे में कहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ताकत की बात आई तो वहाँ पर मिट्टी का तेल से याद आया होगा कि अच्छा मिट्टी का तेल के अंदर कितना ताकत है जो पूरे दुनिया को रोशनी कर देता है। तो ये सब बात आप जब पढ़े होंगे मिट्टी का तेल, तो सारी चीज़ें सामने आई होगी। तो इससे मालूम चल गया कि ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, चाहे आप लिख देना पेशे नज़र इक़्तिबास या फिर मंदरजा बाला इक़्तिबास ख्वाजा हसन नज़ामी के मज़मून मिट्टी का तेल से लिया गया है। ठीक, ये तो शुरू में हो गया। और पेशे नज़र इक़्तिबास सबक के आखिरी पैराग्राफ से माखूज है, यानी लिया गया है। ठीक, ये आखिरी में आप किताब खोलो, वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। तो
लिख देना आप पेश नज़र इक़्तिबास सबक के आखिरी पैराग्राफ से माखूज है या लिया गया है, जो भी लिख दो। अब इक़्तिबास में ख्वाजा हसन नज़ामी वाज़ाना अंदाज में मिट्टी के तेल से मुखातिब है और कहते हैं कि क्या तुझमें ताकत नहीं कि तू अल्लाह के हुक्म को ना मानने वाले को अपने ज़ोरदार तमाचों से आगाह कर दे कि अल्लाह ने तुझे बेशुमार ताकतें दे रखी है। यानी जो कहते हैं कि मिट्टी का तेल से कोई काम वगैरह नहीं होता है, तो उसको आप बताओ, यही चीज़ कही गई है। तू अपनी अच्छी ताकतों को काम में लाकर लोगों की भलाई करता है, जिससे ना किसी को तकलीफ होती है और ना किसी का दिल दुखता है। बस आप इतना लिख देना, आगे जो है वो आप लिखो चाहे नहीं, बस इतना लेकिन ज़रूर लिख देना। यानी पेशे नज़र इक़्तिबास से ज़ाहिर होता है कि मज़मून निगार ने बात से बात पैदा करते हुए तबलीग की सूरत पैदा की है और इंसानों को अपने अच्छी ताकत को इस्तेमाल करने की तलक़ीन की है। चूँकि बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी गलत ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और उनका दिल दुखाते हैं। अगर इंसान मिट्टी के तेल की तरह अच्छी ताकत का इस्तेमाल करे तो दुनिया में हर जगह अमन व अमान कायम हो जाएगा। तो यही बात लिखनी है आपको। देखिए शुरू में जो पेशे नज़र इक़्तिबास से ज़ाहिर होता है वहाँ तक आप लिख देंगे तो भी चलेगा। अगर आप इससे आगे जानते हो तो लिख देना, बुराई नहीं है इसमें। चलिए ये तो दो मैंने बता दिया। अब देखिए गुबारे खातिर से इस मरतबा सेंटअप एग्ज़ाम में जो है गुबारे खातिर से 3 खतूत, उसमें इनका 3 खतूत आपको पढ़ना है ना, तो उसमें से क्या कहते हैं गुबारे खातिर के दूसरे खतूत से सेंटअप एग्ज़ाम में पूछ दिया था। तो हो सकता है इस मरतबा आपसे पहला खतूत या फिर तीसरा खतूत से पूछते। तो देखिए पहला खतूत आप किताब खोलेंगे, किताब खोलने के बाद पेज नंबर 98 में जाएंगे ना, तो उसमें देखेंगे आप जो क्या कहते हैं दूसरा खतूत शुरू होता है उससे जस्ट ऊपर ये वाला इक़्तिबास दिया गया है, आप देखना किताब खोल के। तो उसमें क्या है, मेरी दुकानें सुखन में एक ही तरह की जिन्स नहीं रहती, लेकिन आपके लिए कुछ निकालता हूं तो एहतियात की छलनी में अच्छी तरह छान लिया करता हूं ताकि किसी तरह की सियासी मिलावट बाकी ना रहे। अब सियासी मिलावट से आपको ज़रूर पता चल रहा होगा, अच्छा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे फिर भी पता लगा सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, दर्जे बाला इक़्तिबास जो मेरे सामने तशरीह तलब है। अगर इतना भी नहीं लिखोगे तो सीधे लिख देना दर्जे बाला इक़्तिबास ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 खतूत गुबारे खातिर के 3 खतूत से लिया गया है। या फिर मैंने जो यहाँ पर लिखा है इस वक्त जो नस्र इक़्तिबास मेरे सामने तशरीह तलब है गुबारे खातिर के ज़ेर नसाब खतूत में पहले ख़त से लिया गया है। जी हाँ, ये आप ज़रूर लिखना कि पहले से या दूसरे से या तीसरे से, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा इन्होंने पढ़ा है ज़रूर। तो पहले ख़त से माखूज है और ख़त का आखिरी पैराग्राफ है। देखिए आप किताब खोले और किताब में 98 नंबर पेज में जाना, आप उसमें सबसे लास्ट में दिया गया होगा, तो आप लिख देना आखिरी पैराग्राफ। लास्ट का मतलब कि पहला ख़त जो दिया गया है ना उसमें लास्ट में, ठीक है। तो आप यही चीज़ लिख देना कि आखिरी पैराग्राफ है। इक़्तिबास के इस हिस्से में मौलाना आज़ाद अपने मकतूब इलाही सिद्दीक़ मुकर्रम को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहना चाहते हैं कि मैं आपको खतूत में जो कुछ लिखना चाहता हूँ वो एक सियासी लीडर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त मुखलिस दोस्त की हैसियत से लिखता हूँ। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि मेरे अदबी व इल्मी ज़ख़ीरे और दिल की दुनिया में हर किस्म के ज़ौक़ के लोगों के लिए सामान्य तस्कीन है, लेकिन जब आपको खतूत लिखता हूँ तो सोच समझ कर लिखता हूँ और आपके ज़ौक़ के मुताबिक लिखता हूँ। यानी तमाम जुमलों को एहतियात से छानबीन कर वही अल्फाज व जुमले लिखता हूँ जो आप पर बार न हो, यानी क्या कहते हैं समझ में आ जाए। साथ ही यह भी ख्याल रखता हूँ कि जुमलों में सियासी ख्यालात की आमेजिश न हो। तो देखिए यही चीज़ कही गई है यहाँ पर। अब आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सर यही बातें हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आप लिख देना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी मैं आपको बता दिया ना, अब तो आप पढ़ सकते हो, अब तो आप समझ सकते हो। तो ये हो गया, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पहले खतूत से लिया गया। अब देखिए एक और है दूसरे खतूत का, मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख लेना। तीसरी देखिए तीसरे खतूत में क्या दिया गया है। आप किताब खोलो, किताब में ये भी चीज़ तीसरे खतूत में सबसे लास्ट में आप देखना तो वहाँ पर मौजूद है। यहाँ तो यहाँ क्या है, यहाँ अहाते के अंदर एक पुरानी कब्र है, नहीं मालूम किसकी है। जब से आया हूँ सैकड़ों मरतबा इस पर नज़र पड़ चुकी है। अब उसे देखता हूँ तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे एक नई तरह का उन्स उससे तबीयत को पैदा हो गया है।
कल शाम को देर तक उसे देखता रहा और मुतम्मिम बिन नवैरा का मरसिया जो उसने अपने भाई मालिक की मौत पर लिखा था बेइख्तियार याद आ गया। अब देखिए मुतम्मिम बिन नवैरा का मरसिया सबसे लास्ट में दिया गया है ना, तीसरा खतूत जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो लिखे थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी को, तो उसमें आप देखना तो वही चीज़ वहाँ से लिया गया है। और आपको तो मालूम ही होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब जेल में ही थे तो इनकी बीवी जो थी उनका इंतकाल हो गया था। और हालांकि जब वो जेल में थे तो इतनी इजाज़त थी कि आप छुट्टी लेकर जा सकते हो मिट्टी वगैरह देने, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में इनका मतलब कहना था कि हम अंग्रेज़ से मतलब छुट्टी नहीं लेंगे, तो इन्होंने ख़त नहीं लिखा था जिस वजह से इनको छुट्टी नहीं मिली थी और ये वहीं रह गए थे। हालांकि इनकी बीवी जो थी इनकी बहुत मतलब क्या कहते हैं इज्जत करती थी, और रात में जब ये पढ़ते थे 2-2 बजे रात तक तो इनकी बीवी जो है वो पंखा मतलब चलाती थी और इनकी खिदमत करती थी। हालांकि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि आप जाकर सो जाओ मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वो कहते थे आप पढ़िए ना। तो इस तरह से मतलब वो बहुत खिदमत अंजाम दी थी। लेकिन अफसोस कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब उनकी बीवी इंतकाल कर गई तो वो जेल में थे और वो नहीं आ पाए थे। मैं ये बता दिया हूँ ताकि अगर आपको कहा जाए तो आप लिख लेना। तो यहाँ पर जो ये इक़्तिबास है ये कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया है तीसरे खतूत से। तो आप क्या लिखना है, इस वक्त जो इक़्तिबास मेरे सामने तशरीह तलब है वह गुबार खातिर के ज़ेर नसाब खतूत के तीसरे ख़त से माखूज है। ये ख़त का आखिरी पैराग्राफ है, जी हाँ आखिरी है ना। इस इक़्तिबास में मौलाना आज़ाद ने अपनी बीवी ज़ुलेखा बेगम की मौत को गोया नसरी मरसिया के तौर पर बयान कर दिया है, और इस इक़्तिबास के पस मंज़र में अपनी बेगम से मौलाना आज़ाद की जुदाई के जज्बात थे। जी हाँ आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम क्या था, तो ज़ुलेखा बेगम। तो इस इक़्तिबास के पस मंज़र में अपनी बेगम से मौलाना आज़ाद की जुदाई के जज्बात हैं। ख़त्म ज़ुलेखा बेगम की मौत का और अपने तवील रफ़ाक़त का तज़किरा करते हुए इस इक़्तिबास पर ख़त को ख़त्म किया गया है। पुरानी कब्र का तज़किरा गोया अलामत है ज़ुलेखा बेगम के कब्र की, जिसको देखकर मौलाना आज़ाद को अपनी बेगम की याद शिद्दत से आने लगती है। और कब्र से उनसियत का मतलब ज़ुलेखा बेगम से देरीना मोहब्बत का इजहार है। वहाँ पर जो है ना ये क्या कहते हैं, जैसे एक नए तरह का उन्स उससे तबीयत को पैदा हो गया, तो वही उन्स यहाँ पर दिया गया है। तो उनसियत का मतलब ज़ुलेखा बेगम से देरीना मोहब्बत का इजहार है। इस तरह कब्र का तज़किरा करते हुए अरबी मरसिया मुतम्मिम बिन नवैरा के एक मरसिया का तज़किरा करते हैं, जो आप किताब खोलना उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कितना आसान है, शुरू में बस आपको मालूम करना है कि ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, और जहाँ से लिया गया है उस सबक का नाम और जो लिखे हैं उसका नाम लिख देना आप, और लास्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देना। इस तरह से आप इंड कर देना। तो चलिए वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।